नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल लीगल लेंस बाय डीसी पर। मैं हूं एडवोकेट दिलशाद चुनारा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, जो है विल यानी वसीयत, जिसे इच्छा पत्र भी कहा जाता है। आज अगर हम देखें तो हर कोई बहुत मेहनत करता है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रॉपर्टीज बनाता है, बैंक बैलेंस बनाता है, भविष्य के लिए सब कुछ जमा करके रखता है। और हम सब ये जमा इसलिए भी करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमारे इस दुनिया से जाने के बाद हमारे अपनों को कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। पर जैसे कि हम जानते हैं, हमारी जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो क्या हम ये सुनिश्चित करना नहीं चाहेंगे कि हमारी धन संपत्ति हमारे अपनों को बराबर से मिले? या तो फिर हम ये सवाल कर सकते हैं कि क्या हम ये चाहते हैं कि हमारे बाद हमारे अपनों के बीच धन संपत्ति को लेकर मनमुटाव हो, अपनों की धन संपत्ति में जहां उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए उसी के लिए वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे या कानूनी दाव पेच से उलझते रहे। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोर्ट कचहरी का जो मामला है वो बहुत ही खर्चीला और वक्त मांगने वाला मामला है। और हमारे अपनों का हमारे साथ खून का रिश्ता है या साथ साथ या उसके अलावा कोई कानूनी रिश्ता है, वो भी साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत मांगता है। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बाद हमारे अपने हमारी धन संपत्ति का इस्तेमाल उसी तरह से करें जिस तरह से हमने उनके लिए आज बचा कर रखा है? ऐसे में विल यानी वसीयत ये सुनिश्चित करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वसीयत से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करूंगी, जैसे कि वसीयत क्या होती है, वसीयत बनवाना क्यों जरूरी है, वसीयत कौन बना सकता है, किन चीजों की हम वसीयत कर सकते हैं और किन लोगों को हम वसीयत में शामिल कर सकते हैं, वसीयत बनाते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, वसीयत को नोटराइज करवाए या रजिस्टर करवाए, दोनों में क्या फर्क है, क्या वसीयत को रजिस्टर करवाना जरूरी है, मैंडेटरी है, और वसीयत को कब रजिस्टर करवा सकते हैं, वसीयत रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस क्या होती है, हम वसीयत को कितनी बार बदल सकते हैं, अगर हम वसीयत न बनवाए तो हमारी धन संपत्ति का क्या होगा, और आखिर में मैं कुछ खास टिप्स जिसे आप अपनी वसीयत बनाने के वक्त ध्यान में रख सकते हैं उसके बारे में बात करूंगी। तो चलिए सबसे पहले सवाल की ओर हम आगे बढ़े, ये जाने कि वसीयत होती क्या है। वसीयत एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें हम ये तय करते हैं कि हमारे गुजर जाने के बाद हमारी संपत्ति या जायदाद, जैसे कि घर, गाड़ी, जमीन, बैंक बैलेंस, गहने जेवर और दूसरी कीमती चीजें किसको और कितनी मिलेगी। वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कानूनन मान्यता मिली है। इस डॉक्यूमेंट के जरिए हमारी धन संपत्ति को हम हमारी मर्जी के मुताबिक हम जिनके बीच में बांटना चाहे उनके साथ बांट सकते हैं। वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी मान्यता हमारे मृत्यु के बाद होती है, यानी कि विल बनाने वाले की मृत्यु के बाद ही विल को लागू किया जा सकता है। दूसरा सवाल था कि वसीयत बनाना क्यों जरूरी है। तो वसीयत बनाना जरूरी है कि हम हमारी धन संपत्ति को अपनी मर्जी के मुताबिक अपने ही जीवन काल के दौरान उन लोगों में बांटने का फैसला कर सकते हैं जिन्हें हम अपनी मृत्यु के बाद अपनी धन संपत्ति देना चाहते हैं। वसीयत बनाने से हम हमारी संपत्ति या जायदाद का सही बंटवारा यानी कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ताकि हमारी मृत्यु के बाद हमारे अपनों के बीच धन संपत्ति को लेकर कोई झगड़ा या मनमुटाव न हो। दूसरी वजह वसीयत बनाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वसीयत बनाने से हमारे वारिसों को एक कानूनी सुरक्षा यानी कि लीगल सिक्योरिटी मिलती है। वसीयत होने से कोई भी हमारी संपत्ति या जायदाद पर हमारे बाद झूठा दावा नहीं कर सकता। और तीसरी वजह है कि वसीयत बनाने से हम हमारे परिवार का, हमारे वारिसों का भविष्य सुरक्षित करते हैं,
यानी कि उनका फ्यूचर हम सिक्योर करते हैं, जिससे हमारे बाद हमारे परिवार को मानसिक शांति और सुरक्षा मिलती है। तीसरा सवाल था कि वसीयत कौन बना सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, वो वसीयत बना सकता है। पर ये वसीयत पूरी तरह से दबाव मुक्त और अपनी मर्जी से बनाई जानी चाहिए। और चौथा सवाल था कि किन चीजों की हम वसीयत कर सकते हैं और किन लोगों को हम वसीयत में शामिल कर सकते हैं। हम वसीयत हमारी अपनी चीजों की ही कर सकते हैं जो हमने खुद मेहनत करके जमा की हो, यानी कि हमारी संपत्ति, हमारी जायदाद, हमारा बैंक बैलेंस, हमारी ज्वेलरी या हमारी कीमती चीजों की हम वसीयत कर सकते हैं। हम उन चीजों की वसीयत भी कर सकते हैं जो चीज हमें किसी और की वसीयत के जरिए मिली है, पर हम उन चीजों की वसीयत नहीं बना सकते हैं जिन पर हमारा कोई कानूनन हक न हो, जैसे कि वारसागत संपत्ति यानी कि पुश्तैनी संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो हमारे बाप दादा की हो, हमारी खुद की ना हो, तो हम उन संपत्ति की वसीयत नहीं बना सकते हैं। और किन लोगों को हम हमारी वसीयत में शामिल कर सकते हैं, तो हम अपनी वसीयत में किसी को भी शामिल कर सकते हैं, चाहे उनसे हमारा खून का रिश्ता हो या ना हो, उनसे हमारा कानूनी रिश्ता हो या ना हो। हमारी अपनी खुद की धन संपत्ति को हम अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को भी बांट सकते हैं, अपने परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ बांट सकते हैं, या फिर हम हमारी धन संपत्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि किसी संस्था को भी चैरिटी में दे सकते हैं, यानी कि दान के तौर पर दे सकते हैं। हम अपनी वसीयत में खुद अपने आप को भी शामिल कर सकते हैं। कई बार वसीयत बनाने वाले की कोई आखिरी इच्छा होती है कि जो वो चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद इन इच्छाओं को पूरा किया जाए, जैसे कि कोई संस्था में दान करना है, किसी अनाथ बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्थिक सहाय करनी है, अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को कुछ हिस्सा देना है, या अपनी मृत्यु के बाद अपने पीछे कोई धार्मिक क्रियाएं करवानी है। तो इन सारी चीजों को भी वसीयत के अंदर शामिल किया जा सकता है। पांचवा सवाल था कि वसीयत बनाते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो वसीयत बना रहे हैं वो बहुत ही साफ सुथरी और सरल भाषा में हो, उसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ना हिस्से के बारे में, ना किसी व्यक्ति के बारे में। कई बार हम व्यक्ति का सिर्फ नाम लिखते हैं और हमारे परिवार में इस नाम के दो लोग होते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये वसीयत किस इंसान का जिक्र कर रही है। या हम किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं और प्रॉपर्टी की कोई डिटेल्स वसीयत के अंदर नहीं लिखी होती है, तो हम इस बात का ख्याल रखें कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो जरूरी डिटेल्स है उसे भी वसीयत के अंदर मेंशन करें। कई बार वसीयत के अंदर सिर्फ मूवेबल और इमूवेबल और वैल्यूएबल चीजों के बारे में ही बात की जाती है। कई बार वसीयत लिखने वाले के नाम पर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, अगर उसके बारे में भी कुछ जिक्र करना है, उससे आने वाला जो बेनिफिट है वो किसे मिलना चाहिए और वो पॉलिसी कहाँ है। कई बार सिर्फ इतना लिखते हैं कि सारा बैंक बैलेंस वाला इंसान को मिलना चाहिए, पर कौन सी बैंक में अकाउंट है, कितने अकाउंट्स है, उसमें अंदाजन कितना बैलेंस है, या कोई फिक्स डिपॉजिट भी है, या वसीयत बनाने वाले ने किसी को पैसे उधार दिए हैं जिनसे उन्हें वापस लेने हैं। अगर वो वसीयत बनाने वाले की हयाती के दौरान वो पैसे वापस नहीं मिलते हैं, तो उनके मृत्यु के बाद उसे कौन कलेक्ट कर सकता है और कौन उस पैसों को रख सकता है, या तो उन पैसों को क्या किया जाए, तो उसके बारे में भी हम वसीयत में जिक्र कर सकते हैं। तो जो भी डिटेल्स चाहिए होती है उन डिटेल्स को भी वसीयत के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। वसीयत में एक एग्जीक्यूटिव यानी एक ऐसा व्यक्ति अपॉइंट करें जो आपकी इच्छाओं को लागू करेगा, यानी कि आपने जो चीज जिन्हें देने के लिए कहा है, एग्जीक्यूटिव वही चीज उन्हें देने में एक एडमिनिस्ट्रेटिव का रोल प्ले करेगा, जिसे कानूनी भाषा में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। छठा सवाल था
जो बहुत ही खास है और मुझे लोग बार बार पूछते हैं, वो है वसीयत को नोटराइज करवाए या रजिस्टर करवाए, और इन दोनों में क्या फर्क है। क्या वसीयत को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है, और वसीयत को कब रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले वसीयत बनवाने के बाद हम उन्हें नोटराइज भी करवा सकते हैं और उसे रजिस्टर भी करवा सकते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है। तो फर्क ये है कि जब हम वसीयत को नोटराइज करवाते हैं तो वो नोटराइज करने का अधिकार जो है वो एडवोकेट को होता है, जिनके पास पब्लिक नोटरी का लाइसेंस होता है। नोटरी करवाने से हम ये जाहिर करते हैं कि हमने ये वसीयत बनवाई है और हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है। और रजिस्टर करवाने से हम गवर्नमेंट को हमारी वसीयत के बारे में जानकारी देते हैं। बहुत ही सरल भाषा में अगर हम समझना चाहे तो रजिस्टर करवाने से हम गवर्नमेंट को हमारी वसीयत के एक तरह से साक्षी बनाते हैं, यानी कि विटनेस बनाते हैं। और रजिस्टर की गई वसीयत को स्ट्रॉन्ग माना जाता है, यानी कि कभी कोई भी इस वसीयत को फेक है, फॉर्ज है, झूठी है ये नहीं कह सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हमारी इस वसीयत की एक कॉपी भी होती है, जिससे ये साबित होता है जिस दिन इसे रजिस्टर करवाया गया था उसी दिन उस वसीयत पर वसीयत बनाने वाले ने और दो विटनेस ने, यानी कि गवाहों ने गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने इस पर साइन किए थे। वसीयत को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है, जरूरी है या नहीं, तो ये वसीयत बनाने वाले के ऊपर है कि वो वसीयत को रजिस्टर करवाना चाहता है या नहीं चाहता है। क्योंकि वसीयत को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं है, हालांकि रेकमेंड किया जाता है कि वसीयत को रजिस्टर करवाना चाहिए। और ये रेकमेंड इसलिए भी किया जाता है कि गवर्नमेंट के पास हमारी वसीयत की एक कॉपी होती है और हम जब चाहे रिक्वेस्ट करके उस वसीयत की सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। विल को रजिस्टर करवाने से विल की ऑथेंटिसिटी स्ट्रांग हो जाती है, लीगल वैल्यूज जो है वो बढ़ जाती है। वसीयत को कब रजिस्टर करवा सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगी कि जिस तरह से दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाना जरूरी होता है और वो डॉक्यूमेंट बनाने के बाद तकरीबन 4 महीने के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवा लेना होता है, पर विल के मामले में ऐसा नहीं है। वसीयत को इससे बाहर रखा गया है। अगर हमने आज वसीयत बनाई है और कुछ अरसे के लिए हमने उसे रजिस्टर नहीं करवाई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मानो कि 6 महीने बाद, 1 साल बाद हमें लगता है कि हमें हमारी विल जो है उसे रजिस्टर करवाना है, तो हम उसे रजिस्टर करवा सकते हैं। यानी कि विल रजिस्टर करवाने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। हम किसी भी वक्त उसे रजिस्टर करवा सकते हैं, कभी भी हमारी वसीयत को रजिस्टर करवा सकते हैं। 7वां सवाल था कि वसीयत रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले हमें अपनी वसीयत तैयार करनी होगी। इसे हम खुद लिख सकते हैं या फिर किसी सर्टिफाइड एडवोकेट से बनवा सकते हैं। वसीयत तैयार करवाने के बाद हम उसे पूरी तरह से चेक करें, उसके बाद उसकी 2 या 3 प्रिंट करवा लें। फिर रजिस्ट्रार की ऑफिस में प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वसीयत और सभी दस्तावेजों की कॉपीज को सब रजिस्ट्रार यानी कि तहसीलदार की ऑफिस में जाए। यहाँ वसीयत बनाने वाले और साथ में 2 गवाहों को हाजिर रहना होता है। अब जरूरी ये नहीं है कि वसीयत में जो 2 गवाहों ने साइन की है वही 2 गवाह यहाँ पर मौजूद हो, रजिस्ट्रार की ऑफिस में प्रेजेंट हो। अगर मुमकिन है तो वही 2 प्रेजेंट हो, अगर मुमकिन न हो तो दूसरे 2 विटनेस भी प्रेजेंट रह सकते हैं। दस्तावेजों में हमारा और हमारे गवाहों का पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड और उस संपत्ति के दस्तावेजों की कॉपीज होनी चाहिए जिसके लिए हमने वसीयत बनाई है। अगर रजिस्ट्रार को हमारी संपत्ति की जांच करनी हो तो वो हमारे दस्तावेजों को देखकर जांच कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रार के सामने हमारी और गवाहों की तस्वीर ली जाती है।
और रजिस्ट्रार ऑफिशियल के सामने ही वसीयत बनाने वाला वसीयत पर साइन करता है और विटनेस का भी साइन लिया जाता है। इसके बाद इस प्रक्रिया की एक नॉर्मल फीस होती है जिसे जमा करने पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद हमें वसीयत का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल कहा जाता है। एक और बात, हम जरूरत पड़ने पर इस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल को रजिस्टर की ऑफिस से रिक्वेस्ट करके मांग सकते हैं। आठवां सवाल था कि हम वसीयत को कितनी बार बदल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी कि हम हमारी जिंदगी के दौरान जितनी भी बार चाहे उतनी बार विल बना सकते हैं, उसे रजिस्टर भी करा सकते हैं। और जब हम नया विल रजिस्टर करवाते हैं तब हमारे विल के अंदर ये मेंशन किया जाना चाहिए कि पहले की सभी विल कैंसिल होती है और ये नई विल है जिसे मेरे बाद मान्यता दी जानी चाहिए। नई विल बनने पर पुरानी विल ऑटोमेटिकली अमान्य हो जाती है, यानी कि रद्द हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है। नौवां सवाल था कि अगर हम वसीयत न बनवाए तो हमारी धन संपत्ति का क्या होगा। अगर हम वसीयत नहीं बनवाते हैं तो हमारी धन संपत्ति और जायदाद का बंटवारा सक्सेशन लॉ के हिसाब से होगा। इसमें हमारे परिवार के हर सदस्य को इक्वल शेयर मिल सकता है, भले ही हम ऐसा चाहते हो या न चाहते हो। और आखिर में मेरी कुछ खास टिप्स जिसे आप अपनी वसीयत बनाने के वक्त ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले मेरा जो रिकमेंडेशन है कि आप अपनी वसीयत बनाते वक्त किसी क्वालिफाइड एडवोकेट की मदद लें, कानूनी सलाह यानी कि लीगल एडवाइस लें, ताकि वसीयत को सही तरीके से तैयार किया जा सके। दूसरा, गवाहों के बारे में हम इस बात का ख्याल रखें कि जब भी हम विल बनाए हम बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति को गवाहों के तौर पर विल में शामिल ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विल लिखने वाले से पहले विल पर विटनेस की साइन करने वाले विटनेस की ही मृत्यु हो जाती है और जब विल वेरीफाई करने का मौका आता है तब वो विटनेस हयात नहीं होता है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ बहुत ही बुजुर्ग लोगों को विल में विटनेस के तौर पर शामिल ना करें। तीसरा ये कि गवाहों में उन लोगों को भी शामिल न करें कि जिनको विल के अंदर से लाभ होने वाला है, यानी कि वो विल के अंदर एक बेनिफिशियरी है, तो उन्हें विटनेस के तौर पर न लेना मैं रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि विल को अगर कानूनी तौर पर चैलेंज किया जाता है तो तब ये मुश्किल हो सकता है। चौथा, विल बनाने के वक्त हम हमारे होशो हवास में शुद्ध बुद्धि से हमारी मेंटल स्टेबिलिटी के साथ हम ये विल बना रहे हैं और हमने विल बनाया है, हमने उसे साइन किया है, इसके लिए एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी इसके साथ लगाना मैं रेकमेंड करती हूँ। पांचवा और आखिरी, हमें अपनी वसीयत बनाने के बाद उसे अपडेट भी करवाना चाहिए। अपडेट से मेरा मतलब है कि अगर हमने वसीयत के अंदर जिन विटनेस के सिग्नेचर लिए हैं, अगर वो विटनेस की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम हमारी वसीयत को अपडेट करें, क्योंकि विल जब ओपन होगा तब वेरीफाई करने के लिए विटनेस ही मौजूद नहीं होगा। तो इसलिए हमें दूसरी विल बनवाकर उसमें विटनेस बदलकर उसे अपडेट करना चाहिए। दूसरा, हमने जिनके लिए वसीयत की है, यानी कि जो लाभार्थी है, जो बेनिफिशियरी है, अगर उसकी मृत्यु हमारी मृत्यु से पहले हो जाती है तभी भी हमें हमारी विल में अपडेट करना चाहिए। अगर हम बेनिफिशियरी के किसी वारिस को हमारे विल में हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हम उस तरह से हमारी विल को अपडेट कर सकते हैं। तो आज हमने विल के रिलेटेड जो कुछ सवाल है उसके बारे में बात की, उसे समझने की कोशिश की और ये समझा कि वसीयत बनवाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वसीयत नहीं बनवाई है तो इसे जल्दी बना लें। आपकी वसीयत आपके परिवार के लिए सबसे बड़ा और कीमती तोहफा बन सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी यूजफुल होगा और आपके विल के रिलेटेड कई सवालों के जवाब भी आपको इस वीडियो से मिल पाएंगे। अगर आपको इस विषय पर कोई भी सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके
जरूर पूछे। मैं कोशिश करूंगी कि आपके हर सवाल का जवाब दूं। लीगल लेंस बाय डीसी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी पाएं। फिर मिलते हैं एक और जरूरी और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।